जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का 2022 में जो प्रीलिम्स हुआ है उसमें जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स थे उनका नवंबर के आखिर में मेंस होने वाला है। और हमने उन सारे बच्चों के लिए एक मेंस टेस्ट सीरीज लॉन्च करी थी जिसमें हम उनको आंसर राइटिंग की टिप्स साथ ही साथ उनके पेपर्स की इवैल्यूएशन भी कराएंगे। ये हमारा आंसर बुकलेट है। जब आप आंसर लिखते हैं तो आंसर आपने 20 क्वेश्चंस में से सारा अटेम्प्ट करना है, फिर उसमें कहाँ कहाँ पर आप उसको चेंज कर सकते हो, कहाँ कहाँ पर आप उसको ठीक कर सकते हो, तो उसकी हम एवैल्यूएशन भी कराते हैं। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको दो चीज़ें मिलेंगी। पहले कुछ आंसर राइटिंग टिप्स। हमारा GS3 का पेपर होने वाला था, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, एजुकेशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इंटरनल सिक्योरिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा, इन पर जैसे क्वेश्चंस होंगे उसके लिए यू हैव टू फॉलो अ टेम्पलेट। वो टेम्पलेट का आपको इस वीडियो में एक ब्रीफ एग्जांपल मिलेगा कि कैसे अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है आप कैसे उसके बारे में डायमेंशंस क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो आपको इवैल्यूएशन मिलेगी जो हमने इन बच्चों की कराई है। तो उन्होंने जो हमारे टेस्ट के अंदर आंसर्स लिखे हैं उन आंसर्स की इवैल्यूएशन, उनका डिस्कशन, बच्चे के साथ वन ऑन वन डिस्कशन, वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। जिसके बाद हम इसकी पूरी की पूरी सीरीज लॉन्च करने वाले हैं जिसमें एक टीचर और एक बच्चा आपस में बैठकर जब उसकी इवैल्यूएशन हो रही है आंसर राइटिंग की तो वहां पर किस किस चीज का ख्याल रखना होता है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें हैं, बॉडी में कैसी क्या क्या चीजें लिखनी होती है, डायग्राम कैसे बनाई जाती है, कंक्लूजन में अप्रोप्रिएट कंक्लूजन कैसा होता है। उस पूरी सीरीज में आपको GS1 से लेकर GS2, GS3, इवन GS4 के साथ साथ ऐसे की इवैल्यूएशन की सीरीज भी मिलेगी। हम शॉर्ट क्लिप्स लेकर आएंगे ताकि आपको आंसर राइटिंग में हेल्प हो सके। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच। हम थोड़ा ग्राउंड वर्क कर रहे हैं आपके पेपर्स पर और मेजॉरिटी बच्चे देखो, अब जब मेंस लिखोगे परसों मेजॉरिटी बच्चे वो होंगे जिनका गलती से प्रीलिम्स हो गया है, तो दे विल नॉट नो कि आंसर राइटिंग की टेक्निक्स क्या है, और वो हमने आपके पेपर से देख लिया। कुछ मेजॉरिटी बच्चों का वी हैव सीन कि दे हैव नो आइडिया हाउ टू राइट एन आंसर। 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरा स्ट्रक्चर पता है। हाँ, कंटेंट में इम्प्रूवमेंट ला सकता है इंसान, पर स्ट्रक्चर इज़ द मेन थिंग। जब तक स्ट्रक्चर नहीं पता आपको, आप उसको फ्लावरी लैंग्वेज में कितना भी लिख लो, पर इट हैज़ टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। 4000 वर्ड लिखने हैं 20 क्वेश्चंस में, अगर 150 और 250 वर्ड के हिसाब से चले तो, और इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि आप 4000 वर्ड 2 घंटे में 3 घंटे में लिख पाए। तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज। लिखने तो 20 के 20 क्वेश्चन हैं, पर जब आप परसों एग्ज़ाम लिखेंगे 20 क्वेश्चंस में से वी नो दैट दीज क्वेश्चंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक है आपका ग्रीन जोन, आपका ग्रीन एरिया है जो आपको अच्छा आता है। इसमें इफ़ यू आर अ सीरियस स्टूडेंट 10 क्वेश्चन विल बी समथिंग जो आपने पढ़ा होगा, आंसर बना बनाया आपके पास होगा, और प्रिसाइसली दीज आर सम व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपको अच्छे खासे आंसर में यू कैन राइट द आंसर। फिर आपका ग्रे जोन में देयर आर दीज क्वेश्चंस जिसका ambiguity है, you don't know the actual answer, but if you pay attention you can carve out something which could be a close answer. But there are 5 questions somehow which are beyond जो आपने प्रिपरेशन, बियॉन्ड प्रिपरेशन जो आपने नहीं पढ़ा है, इज अ रेड जोन बियॉन्ड प्रिपरेशन। और लगभग 5 सवाल ऐसे होंगे, 5 यहाँ पर होंगे, 5 सवाल ऐसे होंगे। ना क्वेश्चन पॉइंट ये है, सर मार्कर नहीं चल रहा। पॉइंट ये है कि ये 10 सवाल जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहा है सबको आएगा, एवरीबडी वुड डू दैट। ये भी आप कर लोगे उधर इधर करके आंसर राइटिंग का इस्तेमाल करके, पर सवाल ये है अगर आपने वो 5 सवाल छोड़ दिए और दूसरा बंदा नहीं छोड़ रहा है, वो भी कर रहा है, ही हैज़ एन अपर एज, और वही आपका आगे चला जाएगा 10, 15, 20 मार्क्स से, और वो बहुत बड़ी डिफरेंस होती है इस एग्ज़ाम में। तो सवाल ये है कि जो क्वेश्चन आपको आता भी नहीं है आप उसको आंसर में कैसे लगा सकते हैं। दैट इज़ द सेशन फॉर टुडे।
अगर आपको नहीं सवाल आ रहा, आपको नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा है, आपको एक टेम्पलेट इस्तेमाल करना है कि उन सवालों का जवाब कैसे लिखा जाए जो आपको पता नहीं, और उसके लिए भी फॉलो अ टेम्पलेट। ठीक है, आंसर राइटिंग में दिस इज अ वेरी रिसेंट कॉन्सेप्ट, साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में वी स्टडी इट कि हाउ डू यू फॉर्म टेम्पलेट्स अबाउट अ टॉपिक। तो GS1 की टेम्पलेट होती है, GS2 की टेम्पलेट होती है, GS3 की टेम्पलेट होती है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन पे यूल हैव अ क्वेश्चन, और लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ पे यूल हैव अ क्वेश्चन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे यू माइट हैव अ क्वेश्चन, you might have a question on agriculture, you might have a question on food processing industries, might have a question on internal security, Naxalism, something like that. आपके पास if you have a template और आपको वो टेम्पलेट पता है कि उसमें क्या क्या है, आप इन सारे सवालों का उसी बेसिस पे जवाब दे सकते हो, इवन इफ यू डोंट नो द एक्चुअल आंसर। हालांकि थोड़ा ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, टेम्पलेट को कस्टमाइज करना है। मैं आपको एक बनी बनाई टेम्पलेट आज दे दूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि ये 20 चीज़ें हैं जो मुझे दिमाग में रखनी है, फिर आपको उस एग्जामिनेशन हॉल में उसको कस्टमाइज करना है क्वेश्चन के हिसाब से। अब पहले तो हमें यही समझ नहीं आ रहा कि अगर आप मेंस लिख रहे हैं, इनफैक्ट आप अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो और आपको डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स का ही, आपको वो क्वेश्चन टेल्स का ही मतलब नहीं पता, क्वेश्चन टेल्स पूछ क्या रही है, डिमांड क्या है क्वेश्चन की। मेजॉरिटी बच्चों का यही प्रॉब्लम है, और आप असल में मेंस का जो मकसद है वो नहीं समझ रहे आप। पहले तो टेल को समझना है, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स जो उसमें कीवर्ड्स है क्वेश्चन के, वो कीवर्ड्स का मतलब क्या है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कीवर्ड्स। एक तो आपका होता है आपका वी कैन क्लासिफाई अ क्वेश्चन, वी कैन क्लासिफाई अ क्वेश्चन इनटू दीज 4 टाइप्स। एक है आपका व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दूसरा होता है हाउ टाइप ऑफ क्वेश्चन, तीसरा होता है इट इज़ एनालिटिकल या एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, और चौथा होता है ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन। ये मैं कराऊंगा अभी आपको, और आप सारे क्वेश्चंस को एक ही तरीके से जवाब लिख रहे हैं। इनका अलग पैटर्न होता है, क्वेश्चंस का अलग तरीका होता है लिखने का। व्हाट टाइप का क्वेश्चन फॉर्मेट अलग है, ओपिनियन बेस्ड का क्वेश्चन फॉर्मेट अलग है, इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट अलग होता है। इंट्रोडक्शन में हमने जो देखा, पहले तो कीवर्ड नहीं समझा है, सेकेंडली जो इंट्रोडक्शन लिखा है आपने उसमें देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस, जो कुछ बच्चों ने इंट्रोडक्शन लिखा है और दूसरे बच्चों ने इंट्रोडक्शन लिखा है। तो हमने एक PDF बनाया है बेस्ड ऑन दोज इंट्रोडक्शंस, नॉट योर्स बट ऑनलाइन है कुछ स्टूडेंट्स, उनके बेसिस पर हमने इंट्रोडक्शन का एक फॉर्मेट बनाया। एक बैड इंट्रोडक्शन क्या होता है और एक गुड इंट्रोडक्शन क्या होता है। आपको इंट्रोडक्शन किसके अराउंड घुमाना है। इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कीवर्ड्स से बाहर हो। कंक्लूजन में वी हैव मेड सम कीवर्ड्स कि कंक्लूजन में कौन कौन से फ्रेजेस आप डाल सकते हो, जिसको हम कहते हैं हमेशा कंक्लूड एट अ पॉजिटिव एंड। वो पॉजिटिव एंड कैसे दिखेगा कि कंक्लूजन में पॉजिटिव चीज़ है, उसमें कुछ कीवर्ड्स इस्तेमाल करने होते हैं। लाइकवाइज आपके एग्जाम में टॉक अबाउट एग्रीकल्चर परसों UPSC में 4 से 5 सवाल आए एग्रीकल्चर से। अब एग्रीकल्चर की टेम्पलेट होती है, एग्रीकल्चर में आई क्रिएटेड दिस टेम्पलेट जिसमें यू विल बी सीइंग आपका इनपुट से शुरू होती है चीज़, इनपुट से प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से पोस्ट प्रोडक्शन। ये एक सप्लाई चेन मैकेनिज्म है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आप जाएंगे, इनपुट से लेकर प्रोडक्शन तक, दैट इज़ योर अपस्ट्रीम चैलेंज। अपस्ट्रीम में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। फिर डाउनस्ट्रीम में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इसको हम बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस भी कहते हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम चैलेंजेस भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले यू हैव टू क्रिएट टेम्पलेट कि भाई मुझे सोचना कैसे है। बिकॉज अगर आप देखेंगे 4000 वर्ड्स का लगभग 20 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, और आप 4000 वर्ड नहीं लिख पाएंगे अनलेस all the thinking has been done in advance. Thinking has to be done in advance. You cannot think in your mains and then write an answer. Majority लोगों को they don't have that practice कि वो उस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक डाउन करके उधर ही आंसर डाल दे। सो वो सारे बच्चे जो फ्रेशर्स है, all the thinking has to be done in advance. आप पहले ही सोच के आपने एक टेम्पलेट तैयार कर लिया है, बेस्ड ऑन दैट टेम्पलेट यू कस्टमाइज योर आंसर एंड देन राइट डाउन इन द मीन्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। मैं आपको सबसे पहले I'll give you a technique of answer writing. आपका GS1 का पेपर है, GS2, GS3 precisely. It would help you
in infrastructure related questions. It would help you in health, in education, in agriculture, uh, in food processing. It would help you in internal security. Precisely GS3 का ज़्यादा पोर्शन होगा. टेक्निक क्या है? PSIT 5573 ये टेम्पलेट है इन सारे टॉपिक्स का. तो आपका परसों GS3 है, दैट इज़ वाई मैंने उसी को सेंटर स्टेज बनाकर ये टेम्पलेट बनाई. इसमें इफ़ यू यूज़ दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट, चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा उन 5 टॉपिक्स पर, यू विल बी इजीली एबल टू क्रिएट 20 डायमेंशंस फॉर दैट टॉपिक. आराम से 20 पॉइंट आप निकाल पाओगे. और प्रिसाइसली ये टेम्पलेट आपको वहाँ पर इस्तेमाल होती है जहाँ पर आपको चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड लिखने की ज़रूरत है. चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड. और मैंने हिसाब लगाया है क्लोज टू GS 1 2 3 4 का हिसाब लगाकर 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी. क्लोज टू 15 क्वेश्चंस इन ऑल योर GS पेपर्स. तो चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड के लिए दिस इज द बेस्ट टेम्पलेट दैट यू कैन फॉलो. इसमें आपके P के यू हैव 5 पॉइंट्स, 5 डायमेंशंस, S के 5 डायमेंशंस, I के 7 डायमेंशंस, T के 3 डायमेंशंस. उसको हम इधर ही टेकिंग एन एग्जाम्पल विल कस्टमाइज दिस टेम्पलेट फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक. तो यूल राइट डाउन विद मी जो भी मैं यहाँ पर डायमेंशंस बोल रहा हूँ. सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट P, नंबर 1 पॉलिसी. फिर से मैं बता रहा हूँ, दिस टेम्पलेट इज फॉर चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड. पॉलिसी बोलनी है आपको. पॉलिसी में चैलेंज क्या है? पॉलिसी के साथ साथ आप इसमें कोई लॉ भी लगा सकते हो, कोई स्कीम भी लगा सकते हो. शॉर्ट में गवर्नेंस में क्या चैलेंज है, समथिंग लाइक दैट. दूसरा P के बाद यू हैव प्रोडक्टिविटी. और वी कैन टॉक अबाउट क्वालिटी. प्रोडक्टिविटी या क्वालिटी. यू हैव प्रोडक्शन और बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस. प्रोडक्शन, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस. यू हैव पोस्ट हार्वेस्ट एंड फाइनली यू हैव प्रॉफिटेबिलिटी. ये आपको P के 5 डायमेंशंस कवर हो गए इधर. आप इन चीज़ों को डोंट थिंक अबाउट कि ये एग्रीकल्चर वाली टर्म्स है, हालांकि हम इसको एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे. यू कैन यूज़ दिस इन हेल्थ, एजुकेशन, यू कैन यूज़ दिस इन इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कैन यूज़ दिस इन योर बैंकिंग, योर इंश्योरेंस, योर इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल. देन यू हैव 5S. S में you'll start with skills. Skills में we know लेबर या मैन पावर का प्रॉब्लम है और रेगुलेटर का प्रॉब्लम है. Then you can talk about scale and size. You can talk about supply chain. You can talk about safety, security, storage, standardization, and finally sustainability. 7I. Innovation, infrastructure, intermediates,
intermediates, incentivization, institutional finance, investments, inputs. Three T: training, technology, taxation. ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, टैक्सेशन। ठीक है, देखो आपका मीन्स में व्हाट इज द थीम या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। कुछ बच्चों का जिनका बहुत ज़बरदस्त फॉर्मेट है, ऑलमोस्ट अ टॉपर लाइक फॉर्मेट, आप में से we have seen the problem is they make it very difficult for an examiner to check their paper, चाहे वो ऐसे में था या फिर आपका जीएस में था। You use a lot of technical jargon जो ज़रूरत ही नहीं है इसमें। आपको एग्जाम में एग्जामिनर के लिए चीज़ें आसानियाँ पैदा करनी है, और जब तक एग्जामिनर के लिए आप आसानी पैदा नहीं करेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। द होल ऑब्जेक्टिव in answer writing is you have to make it easy for an examiner to read your question, to understand the question. अब आपको लग रहा है कि सपोज यू डोंट नो द क्वेश्चंस, आपको एग्जैक्टली सेंट्रल आइडिया नहीं है क्वेश्चन का, जस्ट यूज सम फ्लावरी लैंग्वेज और उसके अराउंड उसको घुमा दो। इट डज नॉट गिव अ गुड इंप्रेशन। आप घुमाने की कोशिश कर रहे हो उसको एंड वो दिख जाता है, और वो आंसर्स में भी दिखता है, वो पर्सनैलिटी में भी दिख जाता है। ठीक है, तो यू हैव टू मेक इट वेरी इजी फॉर द एग्जामिनर कि भाई आपने क्या पूछा है। आपने पूछा है पीडीएस सिस्टम का व्हाट आर द चैलेंजेस। आपके पीडीएस सिस्टम में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम चैलेंज क्या है, तो सबसे पहले पीडीएस सिस्टम का चैलेंज बता रहा है। तो चैलेंज तब आइडेंटिफाई होगा ना जब सप्लाई चेन पता होगी इसकी। तो सप्लाई चेन में हमें पता है पीडीएस में वी स्टार्ट विद अ फार्मर है, वहां से निकलेगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेंटर में प्रोक्योर करेगा उसको एट एमएसपी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से स्टेट तक जाएगा एट सेंट्रल इशू प्राइस, स्टेट से निकलकर फेयर प्राइस शॉप तक जाएगा, और फेयर प्राइस शॉप पर जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब जाके बेनिफिशियरी को पहुंचाया जाएगा। तो ये सप्लाई चेन मैकेनिज्म है पीडीएस का। अब सप्लाई चेन में आपको चैलेंजेस बोलनी है। अब चैलेंजेस शुरू से करो, आप फार्मर के पास क्या चैलेंजेस है, फिर आप प्रोक्योरमेंट के चैलेंजेस बताओ, एमएसपी में क्या प्रॉब्लम्स है, फिर आप एफसीआई की चैलेंज बताओ कि स्टोरेज का उनका इशू है, ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, फिर आप वहां से जब स्टेट्स में ट्रांसपोर्टेशन होगी वहां पर हम एज अ वे फॉरवर्ड बता सकते हैं कि जीपीएस इंडक्टेड ट्रक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि लीकेज ना हो, डाइवर्जन ना हो। उसके बाद स्टेट से फेयर प्राइस शॉप जाएगा, तो फेयर प्राइस शॉप में वी नो मैकेनाइजेशन करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए, बिकॉज वहां पर भी लीकेज होता है। फिर बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना है, घोस्ट बेनिफिशियरी को हटाना है, एक्सक्लूजन एरर को खत्म करना है, इंक्लूजन एरर को खत्म करना है, रिवाइज डेटा इस्तेमाल करना है ताकि वो बेनिफिशियरी जो हकीकत में उसके लायक है उन तक वो चीजें पहुंचे। ये सेंट्रल थीम है इसका। यू डोंट नीड टू यूज अ फ्लावरी लैंग्वेज, बहुत ही आसान लैंग्वेज में यू कैन मेक अस अंडरस्टैंड। तो मकसद आंसर राइटिंग का है, यू हैव टू मेक इट वेरी इजी फॉर द एग्जामिनर टू चेक योर पेपर, वो मकसद है, और ये उसमें हेल्प करेगा आपको। नाउ लेट्स टॉक, टेक एन एग्जाम्पल। हम एग्रीकल्चर की एग्जाम्पल लेते हैं। एग्रीकल्चर में कोई भी सवाल आया आपको, एग्रीकल्चर में लेट्स टॉक अबाउट हॉर्टिकल्चर आया, या आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से सवाल आया, या आपको उसके रिलेटेड एग्री मार्केटिंग पे सवाल आया। मार्केटिंग में आपका फार्म से लेकर कंज्यूमर तक जो सारा का सारा प्रोसेस है उस पर सवाल आया, पीडीएस पे सवाल आया। पीडीएस में क्या है, आप फूड ग्रेन्स पहुंचाना चाहते हैं अफोर्डेबल प्राइसेस पे लोगों तक। तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो सवाल आए, लेट्स कस्टमाइज दैट, और देखते हैं कि इन 20 डायमेंशन से आप कम से कम 10-12 भी पॉइंट्स नहीं निकाल पाएंगे। चैलेंजेस के 6-7 निकाल लिए, वे फॉरवर्ड के 5-6 निकाल लिए, बन गया आपका 10-15 पॉइंट्स का अच्छा सा आंसर। लेट्स कस्टमाइज इट। लेट्स टॉक अबाउट पी। एग्रीकल्चर में पॉलिसी का प्रॉब्लम है। एपीएमसी एक्ट या आपका एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसकी वजह से आपके एक्ट्स में, पॉलिसीज में लैक्यूनेज है। तो एग्रीकल्चर जब तक आप उसको अमेंड नहीं करेंगे, कितनी सारी कमिटीज ने कहा है कि एपीएमसी और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को आप अमेंड करो, तो पॉलिसी का प्रॉब्लम है। तो पहला पॉलिसी इशू है। प्रोडक्टिविटी सबको पता है, एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ओवर डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर की, प्रोडक्टिविटी काफी कम है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी नहीं निकलते। कितनी सारे हमने एक्सपोर्ट्स किए जो यूके और यूएस ने हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को डिनाई किया, स्पेसिफाइंग सम क्वालिटी इश्यूज।
तो वो हो गया आपका एक और एग्रीकल्चरल इशू। दूसरा, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस में सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है। तो प्रोडक्शन आपकी फ्रॉम फार्म टू द मंडीज एंड फ्रॉम मंडीज टू द कंज्यूमर, उस पूरे बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस में क्या क्या बीच में चैलेंज निकाल सकते हो आप। देन यू हैव पोस्ट हार्वेस्ट। हार्वेस्ट करने के बाद भी आपको पता है कि फार्मर विल नॉट गेट द बेस्ट प्राइस फॉर हिज प्रोडक्ट। उसके बाद भी अगर उसने प्रोडक्शन भी कर ली, उसको इतनी लिटरेसी भी नहीं है कि वो ई नाम जैसे पोर्टल में जाकर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में इलेक्ट्रॉनिकली अपने गुड्स को अच्छे प्राइस पे बेच सके। ही हैज़ नॉट दैट फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। तो उसमें पोस्ट हार्वेस्ट में क्या प्रॉब्लम्स है, आपको अच्छा प्राइस नहीं मिलता, सही प्राइस नहीं मिलता, दाम नहीं मिलता आपको, और कंज्यूमर को भी सस्ते दामों में नहीं मिलता, इंटरमीडिएरीज काफ़ी ज़्यादा है। प्रॉफिटेबिलिटी का प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में। जब तक आप प्रॉफिटेबिलिटी को इसको एज एन इंडस्ट्री कंसिडर नहीं करोगे, तब तक एग्रीकल्चर ग्रो ही नहीं कर सकता आपका। हालांकि एग्रीकल्चर, बारिंग सम ईयर्स ऑफ कोविड, एग्रीकल्चर हैज ऑलवेज बीन ऑन द डिक्लाइन। तो आपका कोविड के टाइम इट हैज लेड द इकोनॉमी, बट उसके बाद भी एग्रीकल्चर में प्रॉफिटेबिलिटी का प्रॉब्लम है। प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा चाहता ही नहीं कि उसमें जाए। तो यू कैन कस्टमाइज योर आंसर ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5। तो पी में आपको 5 पॉइंट्स मिल गए। लेट्स टॉक अबाउट एस। स्किल्स का प्रॉब्लम है, लेबर के पास स्किल्स ही नहीं है, मेजरली अनस्किल्ड लेबरर्स है, मैन पावर के पास वो प्रॉब्लम है। रेगुलेटर का इशू, जो भी आपने फॉर एग्जाम्पल हमने मॉडल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाया था, उसमें रेगुलेटर को शुरू करना था आपको, तो रेगुलेटर के पास खुद स्किल सेट नहीं है। 2G स्पेक्ट्रम पूरा का पूरा इसीलिए हुआ था बिकॉज रेगुलेटर समझ ही नहीं पाया कि कॉस्ट भाई कितना, दे कुड नॉट कैलकुलेट द एक्चुअल कॉस्ट्स। तो उन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट प्रेफरेंस बेसिस पर 2G स्पेक्ट्रम का पूरा काम धाम निपटाया। तो रेगुलेटर के पास it has to be skilled, not only labor but the regulator has to be skilled of that entire industry. Scale, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है हमारे पास। जो लैंड है काफ़ी छोटे छोटे लैंड्स है, तो जब लैंड का फ्रेगमेंटाइजेशन होगा, कंपार्टमेंटलाइजेशन होगी, मैकेनाइजेशन नहीं हो पाएगी फिर। तो अगर आपको लार्ज स्केल मैकेनाइजेशन करनी है, यू नीड टू हैव बिगर लैंड्स। तो स्केल कम है, साइज कम है। सप्लाई चेन का वही इशू है। सेफ्टी कंसर्न्स है। तो मैं आपको कह रहा था क्वालिटी में यू कैन ऐड दैट पॉइंट हियर एज वेल। सेफ्टी का प्रॉब्लम, स्टोरेज का प्रॉब्लम। अब देखो स्टैंडर्डाइजेशन का प्रॉब्लम क्या है। आप राइस, यू कैन प्लांट राइस अक्रॉस वेरियस स्टेट्स, बट देयर आर फ्यू स्टेट्स जहां का राइस की क्वालिटी एंड अदर स्टेट्स की राइस की क्वालिटी, देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द। तो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं है हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की। देन यू हैव सस्टेनेबिलिटी, आपका एग्रीकल्चर हैज टू बी सस्टेनेबल। तो ये पॉइंट्स बनाकर है, आपको बस वहां पर कस्टमाइज करना है। ठीक है, आई हैव नो डेटा रिगार्डिंग दीज, मैं बस बोल रहा हूँ कि मेरे पास ऐसे यू टॉक अबाउट स्किल नहीं है, स्किल्स नहीं है, ये सब में ही ये प्रॉब्लम होता है। ये सारी चीज़ों में यही प्रॉब्लम है, बस आपको उसको कस्टमाइज करना है एग्रीकल्चर का डेटा साथ में लगाकर। बात करते हैं इनोवेशन की। एग्रीकल्चर में इनोवेशन का प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर में एग्री में इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम, साथ ही साथ खुद इंफ्रास्ट्रक्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम्स है। इंटरमीडियरीज, आपका मंडी के पास इंसेंटिवाइजेशन नहीं है। एक्सपोर्ट सेक्टर में आपको एक्सपोर्ट करना चाहता है आप, यू हैव टू इंसेंटिवाइज, यू कैन यूज दिस पॉइंट एज अ वे फॉरवर्ड, यू हैव टू इंसेंटिवाइज देम फॉर द एक्सपोर्ट सेक्टर। साथ ही साथ आपको अपने एथनिक फूड्स को भी इंसेंटिवाइज करना चाहिए। जैसे कि रसगुल्ले कितने पॉपुलर है बाहर, हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या कोकोनट वाटर या कोकोन वाटर है, आप अपने एथनिक फूड्स को एक्सपोर्ट करा सकते हो। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस नहीं है। मोर देन 50% ऑफ द एग्रीकल्चरिस्ट्स अब आज भी मनी लेंडर्स पर डिपेंडेंट है। ऐसे ही आपको डेटा निकालना है इसके लिए। और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस जब तक नहीं होगा तो वो कैसे इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन तो तब हुआ ना जब आपने उनको वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत पहुंचाया उन तक क्रेडिट, तब जाके वो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स खरीद पाए। उसके बाद यू हैव इन्वेस्टमेंट कम है एग्रीकल्चर में बिकॉज द पीपल डू नॉट हैव मनी। काफ़ी कम ही ऐसी स्टेट्स है जिनके पास ज़्यादा दे आर फाइनेंशियली एफ्लुएंट, तभी जाके दे हैव अ वेरी गुड एग्रीकल्चरल बेस। यू हैव ट्रेडिंग का प्रॉब्लम। खुद एग्रीकल्चरिस्ट्स सॉइल का एग्जैक्ट ज़रूरत क्या है, कितने मिनरल्स की ज़रूरत है आपको, फर्टिलाइजेशन कितना होना चाहिए, आपको पता है 4:2:1 शुड बी द रेशियो ऑफ NPK जो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश। बट हमारा क्या है, हमारा जो रेशियो है दैट इज क्लोज टू 21:1:1। क्यों? क्योंकि सब्सिडी काफ़ी ज़्यादा यूरिया में दी जाती है, तो यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आपको उसमें ट्रेनिंग, आपको लिटरेसी होनी चाहिए भाई। आपका सॉइल हेल्थ कार्ड का जो स्कीम था, दैट वाज अ गुड इनिशिएटिव इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है। फार्मर्स अभी भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ही रहना चाहते हैं और दे आर वेरी हेजिटेंट टू अडॉप्ट न्यू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो टेक्नोलॉजी का इशू है, एडाप्टेशन। टैक्सेशन का इशू है। टैक्सेशन क्या, एग्रीकल्चर को टैक्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए।
अब आपको पता है एग्रीकल्चर जैसे टैक्स से बाहर है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज उसका इस्तेमाल कर रही है, तो उसका मिसयूज हो रहा है टैक्सेशन, जो अब बेनिफिट्स आपने दिया एग्रीकल्चर में। तो दीज आर सम ऑफ दी बेनिफिट्स, इसको कस्टमाइज करके यू कैन मेक अ वेरी गुड आंसर। एजुकेशन में यू कैन यूज दिस एज वेल। एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लेके क्या है चैलेंज। उसके बाद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सही नहीं है आपकी, आप जो देते हैं एजुकेशनल आउटकम अच्छा नहीं है। क्लोज टू 90% ऑफ इंजीनियर्स इन इंडिया आर नॉट एम्प्लॉयबल आफ्टर द ग्रेजुएट। तो क्वालिटी अच्छा नहीं है, हमारा प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है। एजुकेशन में बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस का प्रॉब्लम है कि आपका जब बच्चा तैयार हो जाता है, सबसे पहले बैकवर्ड लिंकेज में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि बच्चे को भाई स्कूल तक कैसे लाए। स्टूडेंट एनरोलमेंट का प्रॉब्लम है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, इसका जेंडर इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है एट दैट पर्टिकुलर लेवल, बैकवर्ड लिंकेज। फॉरवर्ड लिंकेज में क्या लगा सकते हो आप एजुकेशन में कि भाई हमारा एकेडमिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नहीं है। इंडस्ट्रीज को जिन लोगों की ज़रूरत है एकेडमिकली वो प्रोड्यूस ही नहीं होते, वो लोग आगे निकलते ही नहीं जो एकेडमिक्स में हमें कल को फायदा देंगे। अभी कश्मीर यूनिवर्सिटी से कितने लोग पास आउट होकर निकलते हैं, बट दे आर नॉट एम्प्लॉयबल इनफ। ठीक है, तो फॉरवर्ड लिंकेजेस का इशू है। लाइक पोस्ट हार्वेस्ट में आप फॉरवर्ड लिंकेज ही लगा सकते हो। पोस्ट एजुकेशन जब आप एजुकेशन कंप्लीट करते हो, यूर नॉट, आउटकम ही नहीं है एजुकेशन का। प्रॉफिटेबिलिटी चैलेंज है, एजुकेशन कमर्शियलाइज हो चुकी है, तो कमर्शियलाइजेशन में यू नो दैट इट हैज़ अ प्रॉफिट एंड कमर्शियल मोटिव, पुअर पीपल विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड हेल्दी एजुकेशन। सो दीज आर यू कैन कस्टमाइज दीज थिंग्स विद द एजुकेशन का टॉपिक। सेम इंटरनल सिक्योरिटी में लगाना है, वहाँ भी लगा सकते हैं। तो ये आपके मल्टीपल डायमेंशंस, इसको कस्टमाइज करना है आपको। बस आपको क्या करना है, घर पे जाकर बेस्ड ऑन दीज डायमेंशंस दैट वी हैव कवर्ड, गेट सम डेटा। थीम्स पर डेटा निकालो, एग्रीकल्चर पर डेटा निकालो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पर डेटा निकालो, एजुकेशन का डेटा निकालो, इंटरनल सिक्योरिटी का डेटा निकालो, तो उसको कस्टमाइज करो फिर इस बेसिस पर। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेंस में, जब आप मेंस लिखने जाएंगे परसों, यू डोंट हैव टू थिंक कि अच्छा ये सवाल है, अब मैं क्या डायमेंशंस निकाल सकता हूं। सोचने का टाइम नहीं आएगा, फिर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे। तो ऑल द थिंकिंग हैज टू बी डन इन एडवांस, तब जाके यू विल बी एबल टू स्पिल इट ओवर ऑन पेपर उस वक्त। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंडली, मैंने जो इसका एनालिसिस किया, यू प्लीज सेंड दैट PDF इन द ग्रुप। आ गया? देखो इसमें क्या है, सबसे पहले सबके पास है, मिल गया सबको? बहरे हो? आसमा, हाउ यू? अच्छा, नाउ सी, लेट्स गो टू द फर्स्ट पेज। टेबल ऑफ कंटेंट, हाउ टू राइट इंपैक्टफुल इंट्रोडक्शंस, मिस्टेक्स टू अवॉइड। अब देखो आपने इंट्रोडक्शंस में क्या क्या गलतियां की है। मिसिंग द कॉन्टेक्स्ट, जो सवाल में पूछा ही नहीं है, इररेलेवेंट इंट्रोडक्शन पहले ही आ गया आपका। तो पहले भाई एग्जामिनर को पहला ही आपको इंट्रोडक्शन दिखेगा, तो इंट्रोडक्शन तो आपकी शक्ल है आपके आंसर की, वो शक्ल ही खराब हो गई क्योंकि आपने इररेलेवेंट लगा लिया है इंट्रोडक्शन अपना। नॉन स्टैंडर्ड, अच्छा किसी का इंट्रोडक्शन कैसा है, गलत ही इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन डाल दी है। सपोज कोई आपका PDF पे कोई क्वेश्चन होगा या कोई और क्वेश्चन है, उस पर यू हैव नॉट डिफाइंड इट वेल, या तो आधा ही इंट्रोडक्शन डाला है। अच्छा, गिविंग फैक्चुअली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, ट्रस्ट मी, डू नॉट ट्राई टू जस्ट ट्रिक द एग्जामिनर। गलत फैक्चुअल डेटा अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस फलाना फलाना रिपोर्ट, उसमें ये डेटा था, डोंट डू दैट। ठीक है, इवन हम अभी तो वी हैव नॉट दैट मच एक्सपीरियंस, हम तो पिछले 5-6 साल से ये सब कर रहे हैं, पर वो लोग जो पिछले 20 साल से पेपर चेक कर रहे हैं उनको वो पकड़ लेते हैं। अगर हम यहाँ पकड़ सकते हैं कि आप हमें फज करने की कोशिश कर रहे हो, उनको झक मार के समझ आ जाएगा। डोंट डू दैट, डोंट यूज फैक्चुअली रॉन्ग इंफॉर्मेशन। लेंथी इंट्रोडक्शन इज द बिगेस्ट क्राइम। आपका टोटल वर्ड लिमिट ही 150 वर्ड का है, 60 वर्ड्स का आपने इंट्रोडक्शन डाला है। लेंथी इंट्रोडक्शन इज लाइक आउट ऑफ द बॉक्स। स्टार्टिंग एन इंट्रोडक्शन विद अ मेजर डायग्राम, हाँ ये भी एक ने किया था, इंट्रोडक्शन में ही डायग्राम डाल दी। आपका द फॉर्मूला हैज टू बी IDBC, सिंपल फॉर्मूला, इंट्रोडक्शन, डायग्राम, बॉडी, कंक्लूजन। वो डायग्राम जरूरी नहीं कि हर आंसर में डालनी है आपको,
वो डायग्राम के लिए कोई आपको जैसे मैप आता है तो मैप डाल दो, या फिर कुछ भी, जैसे आपने यही बनाना है, ये सप्लाई चेन, इसी की डायग्राम बना लो डब्बे में डालकर, कुछ भी डायग्राम उधर इधर करके ऐसे ऐसे। बट डायग्राम अच्छा है, पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन सेव्स द टाइम, वो टाइम बचाने के लिए होता है डायग्राम। अब आपने इंट्रोडक्शन में ही डाल दिया डायग्राम, ये तो सबसे बड़ी गलती है। इंट्रोडक्शन हैज टू बी सेपरेट देन डायग्राम। उसके बाद ambiguous and overtly generic statement beating around the bush, that is a problem। अगर आपको नहीं आ रहा है, जस्ट थिंक अबाउट इट। आई ट्रस्ट कि अगर आप मेंस लिख रहे हो, अपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, आपको कुछ ना कुछ तो पता होगा उसके बारे में। डोंट बीट अराउंड द बुश, और ट्रिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट डायरेक्टली उस पर्टिकुलर सेंट्रल आइडिया पर पहुंच जाओ आप। उसके बाद है टू नैरो स्कोप ऑफ इंट्रोडक्शन, मिसिंग द बिग पिक्चर। अच्छा देखिए, अब इंट्रोडक्शन किस किस टाइप का हो सकता है? फैक्ट और डेटा बेस्ड। मेजरली लोगों ने फैक्ट डेटा बेस वाला इंट्रोडक्शन लिखा है, जिनने ठीक लिखा था। डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन हो सकता है, अगर आपको नहीं पता कि, अगर आपको पता है कि किसके बारे में सवाल है, डेफिनेशन है आपके पास कोई अच्छी स्टैंडर्ड डेफिनेशन, आप डाल सकते हैं। करंट अफेयर बेस्ड, कुछ लोगों ने, एक दो बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा था ये। आयरनी बेस्ड, गिव एन एग्जाम्पल अभी। दिस इज नॉट समथिंग जो आमतौर पर बच्चे इस्तेमाल करते हैं, आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन, ठीक है। जस्ट गो टू, आई टेल यू, पेज नंबर पेज नहीं है इसमें, नीचे चले जाओ, नीचे आपको मिलेगा आयरनी बेस्ड, मैंने उसकी एग्जांपल डाली है इधर, पेज नंबर 14 मिला है? जरा पढ़ो, देखो क्वेश्चन क्या है। आयरनी बेस्ड, एक सेकेंड, हाँ। Examine the structural issues behind the failure of an empowered local self-government system as envisioned by 73rd and 74th Constitutional Amendment Act। अब देखो आयरनी बेस्ड क्या है। While envisaged as a bulwark of grassroots democracy in India, under the 73rd, 74th Constitutional Amendments, the local self-government now reflects grass without roots due to various structural challenges। ठीक है, you can use this irony, you can use this irony unless you're damn sure about it कि ऐसा है। irony based के बाद you have quote based and historical based। this is something that would make your introduction quite solid। तो just keep in mind, इसको घर पे जाके सारे इंट्रोडक्शन पढ़ो, गलत वाले पढ़ो और सही वाले पढ़ो। मैंने दोनों की एग्जाम्पल ली है इसमें, तो इससे थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाएगा आंसर आपका इंट्रोडक्शन में। फिर आपका फाइनल बॉडी में मैंने बोला कैसे कंपार्टमेंटलाइजेशन करनी, कैसे डायमेंशन क्रिएट करने, हाउ टू, यू हैव टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन। एंड फाइनली जब कंक्लूजन है, कंक्लूजन में यू नीड टू यूज सम वेरी गुड स्लोगन, सम वेरी गुड नज इकोनॉमिक्स। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होता ही है, आपको नज इस्तेमाल करना है, कुछ अच्छे फ्रेजेस इस्तेमाल करने हैं। उसके लिए मैंने जैसे एग्रीकल्चर के रिलेटेड मैंने कुछ कीवर्ड्स दिए। आप नीचे जाइए, ये जैसे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, गवर्नमेंट यूजेज इट अ लॉट, यू कैन यूज दैट। वायबल, प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, 5 आईज ऑफ एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, अब यू कैन हैव 7 आईज ऑफ एग्रीकल्चर, 7 डाल दिए। उसके बाद डुअल स्ट्रेस, थिन फाइल क्लाइंट्स, हैंडकरचीफ साइज लैंड होल्डिंग, you can use these words, scale neutral technology, doubling farmers income, feminization of agriculture, dependency syndrome, hidden hunger, net water exporting country, ARIA, attracting and retaining youth in agriculture, green desert, lab to land, plateauing yields, nation with a begging bowl, folk to farm rather than farm to folk, per drop more crop, हर खेत को पानी, Indian agriculture in ICU, irregular, cyclical, uncertain, DBTization, direct benefit transfer, universalization, Jandhan, Aadhaar, mobile and Bapu, technology fatigue, haughty or tourism, back to villages but sown back to villages, ऐसे ही 5 F's, food, feed, fiber, fuel, fine chemicals, paradox of plenty,
सनराइज सेक्टर्स, आत्मनिर्भर कृषि, ऐसे करके कैन यूज़ दीज वर्ड्स। ये थोड़े कीवर्ड्स होते हैं हर थीम पर। ऐसे कीवर्ड सिक्योरिटी पर भी मिलेंगे, ऐसे कीवर्ड इंडस्ट्री पर भी मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी मिलेंगे। ये अपने वर्ड्स, और ये खुद के बनाए नहीं हैं, ये गवर्नमेंट के इस्तेमाल किए कीवर्ड्स है। इट्स नॉट जार्गन, इट इज़ व्हाट दे हैव यूज्ड, कैन यूज दिस, ठीक है। एंड फाइनली आई हैव गिवन सम केस स्टडीज। अब आपको पता है एग्जाम्पल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम्पल देनी है कि किस किस जगह पर एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है। तो केस स्टडीज़ में आप देख सकते हैं इंडियन एग्रीकल्चर केस स्टडीज़। टोटल राइस कैंपेन ये केरला में किया, पोल्ट्री फार्मिंग केरला, उसके बाद बंगला स्कीम, सुफल बंगला स्कीम वेस्ट बंगाल, मोबाइल ऐप पंजाब के अंदर, 24/7 मीटर्ड वाटर पंजाब के अंदर, कल्टिवेटिंग फिश विद पैडी महाराष्ट्र के अंदर। इरिगेशन में क्या क्या आपके पास केस स्टडीज़ है, तेलंगाना में, राजस्थान में, आपके पास तेलंगाना में, हैदराबाद में, गुजरात में, पानी पंचायत ओडिशा में। आपके पास वाटर कंजर्वेशन में क्या क्या केस स्टडीज़ है, बिहार की है, राजस्थान की है, उत्तर प्रदेश, आहार फाड़ ये आपका महाराष्ट्र का, उसके बाद बैम्बू ड्रिप इरिगेशन मेघालय, वाटरशेड मैनेजमेंट की केस स्टडीज़, इंटरनेशनल केस स्टडीज़, बाहर चाइना की केस स्टडी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कनाडा, नेपाल, चिली। ये थोड़ा आंसर में ऐसे ही थीम वाइज यू हैव टू गेट सम एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। ये यू हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, बस फोकस ऑन इंट्रोडक्शन अच्छा सा, ये घर पे जाके अच्छे से पढ़ो। डायग्राम जल्दी कैसे बनाते हैं, आसान वाली डायग्राम्स। कुछ लोग इतनी कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाते हैं, उनको उसी में 2-3 मिनट निकल जाते होंगे। बहुत आसान वाली डायग्राम्स। उसके बाद बॉडी में यू कैन यूज़ द टेम्पलेट, ऐसी टेम्पलेट्स बनाना शुरू कर दो जितना जल्दी हो सके। एंड कंक्लूजन में यू कैन यूज़ सम फ्रेजेस, सम स्लोगन, सम नज इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद कीवर्ड्स याद रखना हर थीम की। जो भी आपका GS3 है, परसों GS3 है ना, GS3 में गेट द थीम्स। UPSC ने पिछले 2013 के बाद से क्या क्या डाला है, फिर KS क्या क्या डाल रहा है, गेट आउट सम थीम्स। उसी थीम्स वो रिपीट ही होता है। इंक्लूसिव ग्रोथ परसों सवाल आया, आपने देखा हो UPSC का। इंक्लूसिव ग्रोथ क्वेश्चन क्या था, इंक्लूसिव ग्रोथ, वेदर इंक्लूसिव ग्रोथ इज पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी। तो इंक्लूसिव ग्रोथ इज देयर मेंशन्ड इन द सिलेबस। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप जब मेंस लिखने जाओगे, बहुत सारे बच्चों ने सिलेबस भी नहीं देखा होगा, तो कुछ ही लोग होते हैं और वही सिलेक्ट हो जाते हैं। आपको सिलेबस की हर लाइन पर यू शुड हैव अ वेरी गुड नोट। अब इंक्लूसिव ग्रोथ इज देयर मेंशन्ड इन द सिलेबस, सीधा सिलेबस उठाए और 5 से 6 बार अभी तक आ चुका है UPSC में, रिपीटिशन पे आता है। सवाल क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ मार्केट इकोनॉमी में पॉसिबल है या नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल आया था हिंदू पर इस पे। अब कैसे अप्रोच करना है, इंक्लूसिव ग्रोथ के एलिमेंट्स क्या है, क्या क्या एलिमेंट्स है जिससे हम बोलेंगे कि इंक्लूसिव ग्रोथ है। जब आपके सारे सेक्शंस के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट कर रहे हो, जब आप वल्नरेबल सेक्शंस के लिए कुछ करो, जब आपने फ्यूचर जनरेशन यानी एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ किया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है, वगैरह वगैरह, 5-6 एलिमेंट्स है इंक्लूसिव ग्रोथ के। फिर देखना है वेदर मार्केट इकोनॉमी में वो पॉसिबल है या नहीं। मार्केट इकोनॉमी इज ड्रिवन बाय डिमांड, बट इंक्लूसिव ग्रोथ में इट शुड बी ड्रिवन बाय नीड। और नीड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है मार्केट इकोनॉमी में। मार्केट इकोनॉमी वो सप्लाई करेगा जो डिमांड में है, और डिमांड वो होती है विच यू आर एबल एंड विलिंग टू परचेज। और जो गरीब लोग, वेदर इफ ही इज नॉट willing, if he is not able to purchase a particular commodity, market economy will not supply that commodity. If you are a purely market economy, हालांकि दुनिया में आज कोई भी purely market economy है नहीं, but the question is about market economy, तो it's not possible, inclusive growth आ ही नहीं सकती market economy में, ठीक है। तो क्योंकि it's driven by demand, it's not driven by need, it does not take care of the environment, it does not take care of the vulnerable populations. Why? Because market economy will supply the commodities जिससे आपका profit motive होगा। अच्छा, इंक्लूसिव ग्रोथ में रीजनल डेवलपमेंट पूरी अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, अक्रॉस ऑल रीजन्स नहीं होगा। क्यों? बिकॉज मार्केट इकोनॉमी में आप वही इंडस्ट्री सेटअप करोगे जिससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा आपको। मार्केट इंडस्ट्री में वो उसी जगह पर इंडस्ट्री सेटअप होगी जहाँ से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा आपको। तो अगर गुजरात से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, गुजरात में इंडस्ट्री सेटअप होंगी, कोई बिहार नहीं आएगा उसमें। तो रीजनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव नहीं होगी। सेक्टोरल डेवलपमेंट, अगर इंडस्ट्री से ज़्यादा रिटर्न आ रहे हैं, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो अक्रॉस ऑल सेक्टर्स इंक्लूजन नहीं होगा। तो यू हैव टू फाइंड आउट द इंक्लूसिव ग्रोथ के एलिमेंट्स। उसको छपाया मार्केट इकोनॉमी में, देखा कि पॉसिबल है नहीं है।
फिर दूसरा जैसे, अच्छा एक और चीज़, हाँ वन मोर थिंग, क्वेश्चंस, जब दो क्वेश्चंस होते हैं, मेजॉरिटी बच्चे, जैसे क्वेश्चन के दो पार्ट हैं और दो पार्ट्स में पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़कर ही समझ आएगा क्वेश्चन किस रिलेटेड है, थीम क्या है क्वेश्चन की, थीम के हिसाब से इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद दोनों पार्ट्स को एड्रेस करना है। अब आपने दोनों पार्ट्स को एड्रेस किया, लेकिन गलती कहां पर हो जाती है, गलती यहां पर हो जाती है, आपको लगता है कि सेकंड पार्ट, समटाइम्स यू फील लाइक सेकंड पार्ट इज अ स्टैंड अलोन क्वेश्चन, वो अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबकी गलती यही हुई है जिन्होंने ये मेंस लिखा परसों। इनको लगा इसके बाद का जो पार्ट था दैट वाज फाइनेंशियल इंक्लूजन, हाउ विल इट हेल्प इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। पहले तो क्वेश्चन का पहला पार्ट था इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी, सेकंड क्वेश्चन था फाइनेंशियल इंक्लूजन से कैसे बेनिफिट होगी इकोनॉमिक ग्रोथ। उनको लगा ये स्टैंड अलोन क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है, बट आपको हत्तल इम्कान कोशिश करनी है कि यू हैव टू फाइंड सम लिंकेज बिटवीन द टू पार्ट्स। इट शुड नॉट बी अ स्टैंड अलोन क्वेश्चन, अलग से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फाइंड दैट लिंकेज, किसी तरीके से दो पार्ट्स को लिंक कैसे किया जाए, उसको हम लिंक सेंटेंस बोलते हैं। कोई लिंक सेंटेंस इस्तेमाल किया, कोई लिंक वर्ड इस्तेमाल किया। कभी हम लिंक सेंटेंस पैरा के आखिर में इस्तेमाल करते हैं, कभी हम लिंक सेंटेंस दूसरे पैरा के पहले सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो दो पैरास के बीच में, दो पार्ट्स के बीच में फाइंड अ लिंकेज, उससे आपका वो चीज मिलेगा, वो डायमेंशन आपका कवर होगा जो बाकियों का मिस हो गया होगा। मेजॉरिटी बच्चे पार्ट्स को ऐसे ही अप्रोच करते हैं, दे टेक इट एज अ स्टैंड अलोन क्वेश्चन। स्टैंड अलोन ना, यू हैव टू फाइंड सम लिंकेज, और वो लिंकेज मेजॉरिटी बच्चों की छूट जाती है। तो इन तरीकों से यू कैन गार्नर सम मोर एडिशनल पॉइंट्स और फोकस मोर ऑन ऑप्शनल्स एज वेल, because if you take into consideration the toppers score, 45 to 55% is what the topper, all India rank 1, can achieve in GS, 45 to 55%. But in optionals you can touch 65%. तो ऑप्शनल बट नेचुरल, आई डोंट नो व्हाई, बट है ऑप्शनल स्कोरिंग है, यू कैन स्कोर मोर इन ऑप्शनल्स। अब जीएस में ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो वो दिमाग में रखना है, ऑप्शनल पे अच्छा खासा सॉलिड फोकस करना है। और जहाँ पर नहीं आएगा, जस्ट यूज़ दिस टेम्पलेट। एक तो बना बनाया आंसर होगा आपका, वो इस्तेमाल करो। अगर नहीं है, यूज़ दिस टेम्पलेट, कस्टमाइज योर आंसर्स। कुछ डेटा तो होगा, उसको डाल दिया, कस्टमाइज किया, डाल दिया आंसर। और 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। गलती नहीं करना आपने छोड़ दिया कोई क्वेश्चन क्योंकि दूसरे ने नहीं छोड़ा होगा, आप उधर ही रेस से बाहर चले गए। अगर आपके 5 क्वेश्चन निकल गए, 4 क्वेश्चन निकल गए, हर पेपर में आप 2-2 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, खत्म, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। एवरीबडी एल्स डज ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। अब आपका GS 2 का डिस्कशन है, तो आप एक एक करके जाइए।